Good morning to all. In the last lecture, we have studied about the Ohm's law, and then we have studied about resistivity, conductivity and color code resistance. Now, in this lecture, we will study about numericals related to the Ohm's law, resistivity, conductivity and conductance. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट सेज द करंट फ्लो थ्रू ए कॉन्स्ट्रिक्टेड कंडक्टर एज शोन इन द डायग्राम, कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर दे रखा है जिसकी एक साइड एनलार्ज है और दूसरी साइड से वो थोड़ा सा हमने उसको बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड कर दिया है, यानी कि उसको थोड़ा सा दबा दिया हुआ है. द डायमीटर D1 हमारे पास गिवन जो है, जो फर्स्ट साइड है यानी कि जो लार्जर एरिया है, दैट हैव द डायमीटर 2 मिलीमीटर, दैट इज D1 इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर एंड द करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय दिस अमाउंट. लेफ्ट साइड ऑफ द कंस्ट्रक्शन यानी कि इस साइड जो करंट डेंसिटी है, मान लो इस साइड कंस्ट्रक्शन के इस साइड जो हम करंट डेंसिटी ले रहे हैं दैट विल बी J1. तो J1 की जो वैल्यू है दैट इज करंट डेंसिटी, इट इज इक्वल टू 1.27 इंटू 10 रेज टू पावर 6 एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर. Then first we have to calculate current flow in the constriction, यानी कि इस constriction में कितना करंट अंदर जाएगा. That is we have to calculate the value I1, कि I1 देखो यहां पर हमने क्या कंसीडर करा है कि ये हमारे पास कंडक्टर है, इस पार्ट तक का जो डायामीटर है दैट विल बी D1. आफ्टर दैट जहां से कंस्ट्रक्शन यानी कि उसको हमने दबाना स्टार्ट करा है, वहां पर उसकी जो डायमीटर की वैल्यू है दैट विल बी D2. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इनटू द कंस्ट्रक्शन, यानी कि कितना करंट जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर जाएगा. देन वी हैव टू कैलकुलेट I1 इन द फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट में इसने एक और चीज दे रखी है कि इफ करंट डेंसिटी इज डबल एज इट इमर्ज टू द राइट साइड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि जैसे ही करंट यहां से दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट साइड से करंट राइट साइड में आता है तो करंट डेंसिटी डबल हो जाती है. मान लो राइट साइड की जो करंट डेंसिटी है दैट इज डिनोटेड बाय J2. तो जो J2 की वैल्यू है दैट इज करंट डेंसिटी टू द राइट साइड ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ J1. तो अब हमने सबसे पहले करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो यहां पर हमने करंट डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करना है. तो करंट डेंसिटी इज J वेक्टर इज इक्वल टू I1. फर्स्ट हमने करंट डेंसिटी यानी कि करंट की वैल्यू कितनी जा रही है D2 की तरफ वो कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट वी हैव टू टेक J1. तो J1 इज इक्वल टू I1 अपॉन में A1, दैट इज एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन. दैट इज हियर वी कैन टेक रेडियस R1 इज इक्वल टू D1 बाय में 2, दैट इज 1 मिलीमीटर. तो I1 की जो वैल्यू है हमने कैलकुलेट करनी है. देन I1 इज इक्वल टू J1 इंटू में पाई R1 का स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई R स्क्वायर. तो J1 की जो वैल्यू है दैट विल बी 1.27 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इंटू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 1 मिलीमीटर का स्क्वायर. तो 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, 10 रेज टू पावर -3 का स्क्वायर. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बिकम 3.987
इंटू 10⁻⁶ इन -6, -3 इंटू 2 -6, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.987 एम्पियर। तो जो I1 है, कितना करंट इस कंस्ट्रक्शन के अंदर जाएगा, दैट विल बी 3.987 एम्पियर। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ करंट डेंसिटी इज डबल देन कैलकुलेट as it emerged from the right side of construction what is the diameter d2. We have to calculate d2 diameter. अब यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी लगा सकते हैं कि जितना चार्ज बाहर से आ रहा है उतना ही चार्ज दूसरी तरफ से भी फ्लो करके बाहर निकलेगा। यानी कि आपने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी थी लास्ट ईयर, तो उसमें क्या होता था कि जहां पर लार्जर एरिया होता था वहां पर वेलोसिटी कम हो जाती थी और जहां पर लेस एरिया होता था वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती थी। एज मीन टू से कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर अंदर आ रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर बाहर भी जाएगा। तो उसी तरह से जितनी अमाउंट ऑफ करंट अंदर जाएगा उतना ही अमाउंट ऑफ करंट जो है वो दूसरी तरफ बाहर भी जाएगा। तो यहां पर हम कर देंगे कि फॉर कांस्टेंट और स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, कि अगर हमने करंट को स्टेडी रखना है, कांस्टेंट रखना है, देन फॉर सेकंड पार्ट इसका फॉर स्टेडी दैट इज कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट, अगर स्टेडी करंट होगा इन दैट केस I1 शुड बी इक्वल टू I2 के। तो I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू J1 into A1, that is J1 into cross sectional area of this left side, that is equal to J2 into में A2, cross sectional area of the right side and current density at the right side. We have to calculate the value of D2 over here. So we can write this equation as J1 we have calculated, no need to write the value of J1. J1 into pi r square, that is we can write it as pi r1 का square is equal to J2 की जो वैल्यू है that is 2 times of J1. J2 is equal to 2 times of J1 into pi R2 का स्क्वायर। अब दोनों साइड पाई और पाई कैंसल आउट, देन आफ्टर J1 and J1 कैंसल आउट, बट वी नीड डायामीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू d बाय 2। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, R1 की जगह d1 का स्क्वायर अपॉन में 4, दैट इज r इज इक्वल टू d बाय 2। तो d1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 इंटू में d2 का स्क्वायर अपॉन में 4। तो यहां 4 से 4 कैंसल आउट, d1 की जो वैल्यू है दैट इज 2 मिलीमीटर, तो 4 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ d2 का स्क्वायर, और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 मिलीमीटर ऑफ d2 इंटू में, तो d2 की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। तो d2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और 1.414 millimeter. That is the answer. Our next question is, find the resistivity of a conductor in which a current density of 2.5 ampere per meter square is found to exist. क्या वो कहा इस क्वेश्चन में कि वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। गिवन क्या है, करंट डेंसिटी। तो सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिख लेंगे, दैट इज करंट डेंसिटी, दैट इज
J is equal to 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। When इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 15 वोल्ट पर मीटर, देन वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी वी हैव टू कैलकुलेट ओवर हियर। अब वी हैव डन द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। तो वी कैन कैलकुलेट रो। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। बट आवर डिफिकल्टी इज वी हैव गिवन ओनली टू वैल्यूज, दैट इज जे एंड ई। तो वी हैव टू रिलेट दिस इक्वेशन टू दीज क्वांटिटीज, कि हमें इस इक्वेशन को इन दो क्वांटिटीज की फॉर्म में रिलेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू V अपॉन में I के, दैट इज ओम्स लॉ के। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डेंस में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी V अपॉन में I इंटू में A अपॉन में L। अब करंट डेंसिटी हमें चाहिए, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन में L इंटू 1 अपॉन में I अपॉन में A। करंट डेंसिटी हमारे पास यहां बन गई I अपॉन A। अब ये हमारे पास बन गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज V अपॉन L। तो V अपॉन L इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी कैन राइट दिस एज E इंटू में 1 अपॉन में J। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई E अपॉन में J के। तो E की वैल्यू हमारे पास यहां पर गिवन है। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू E, दैट इज 15 वोल्ट पर मीटर डिवाइडेड बाय J 2.5, दैट इज 25 इंटू में 10 में ऊपर ले गया, दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 25। तो दैट इज इक्वल टू 6 ohm, that is 6 ohm meter. That is the answer. Our next question is, a wire of resistance 4 ohm is used to wind a coil of radius 7 centimeter. The wire has the diameter of 1.4 millimeter and specific resistance of its material is 2 into 10 raised to power minus 7 ohm meter. Find the number of turns in the coil. अब इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा हुआ है कि एक वायर है, मान लो कि दिस इज एनी वायर, जिसकी जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी 4 ओम। तो वी कैन राइट द गिवन थिंग्स फर्स्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 4 ओम। इट इज यूज्ड टू वाइंड ए कॉइल। इसको हमने क्या करा है, इससे हमने एक कॉइल बनानी है इस तरह से। इसको हमने रैप करा हुआ है किसी चीज के ऊपर, इस तरह से हमने इसको रैप करके एक कॉइल बनाई है। तो इस तरह से जब हम कॉइल बनाएंगे, इसको रैप करते हुए इस तरह से, मान लो हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स आ गए इस तरह से, in this form we have number of turns n, then the radius of each turn, this turn have the radius 7 centimeter. तो इस टर्न का जो रेडियस है that will be R1, that is 7 सेंटीमीटर। और इस वायर का जो डायामीटर है, इस गिवन वायर का जो डायामीटर है that will be डायामीटर ऑफ द वायर इज, मान लो D2, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, दैट विल बी 1.4 मिलीमीटर। और R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.7 मिलीमीटर और 0.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर। और रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर।
तो यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं, आपने रेडियस में कंफ्यूज नहीं होना है। जो फर्स्ट रेडियस है दैट विल बी दिस। अगर हम इसको इस तरह से रैप करते हैं तो हर एक टर्न का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। और अगर मैं कहूं कि इस वायर का जो डायामीटर है या इस वायर का जो रेडियस है वो दैट विल बी 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स। अब मान लो कि अगर मैं बहुत सारे टर्न्स को इस तरह से रैप करता हूं, इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स मैं लगा रहा हूं, हर एक टर्न का जो रेडियस है वो 0.7, हर एक टर्न का जो रेडियस है दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। तो इन नंबर ऑफ टर्न्स को ज्वाइन करवा के हमारे पास जो लेंथ बनेगी दैट इज L, यानी कि यहां से यहां तक जो लेंथ है दैट विल बी L बी द लेंथ ऑफ दिस टर्न। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक टर्न का जो लेंथ है, मान लो इस तरह से हमने इसको रैप करा है, तो एक टर्न की जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू 2πr1, दैट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट टर्न। अब हमारे पास क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो वी विल कंसीडर कि लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द L लेंथ। तो वी मल्टीप्लाई हेयर बाय n। हमें यहां पर n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर 2π, तो सिंपली हम यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। रो हमें पता है, R हमें पता है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन कैलकुलेट। R की वैल्यू 4 ओम, रेजिस्टिविटी हमारे पास दे रखी है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रो इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो 2 इंटू में 10⁻⁻7 इंटू 2π R1 इंटू में n डिवाइडेड बाय πr2 का स्क्वायर। यहां R1 जो है दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल और R2 जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द वायर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर पाई से पाई कैंसल, 2 2 4, ये कैंसल आउट हो गया। तो अगर हम इसको दूसरी साइड ले जाएं 10⁻⁻7 को, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 10⁻7 डिवाइडेड बाय, और सॉरी इंटू में R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स के। तो 10⁻7 R2 की वैल्यू हमारे पास है 0.7 या 7 इंटू में 10⁻⁻4 मीटर। तो 49 इंटू में 10⁻⁻8 मीटर डिवाइडेड बाय R1। R1 की जो वैल्यू है दैट विल बी 7 इंटू में 10⁻⁻2। तो 7 49। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई 7 इंटू में 10⁻⁹ दैट इज 70 टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे पास बनेंगे दैट इज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ओम। What will be its new resistance if it is stretched to n times of its original length? कि हमारे पास कोई वायर दे रखी है जिसकी रेजिस्टेंस R है। अगर हम इस वायर को n टाइम्स, n में बी 2, n में बी 3, n में बी 4, n टाइम से इसको स्ट्रेच करें इसकी ओरिजिनल लेंथ से, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? दिस इज अवर क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेट R be the original resistance,
कि जब हमने वायर को स्ट्रेच नहीं करा था तो वायर की जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी आर. नाउ तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए. दिस इज द फॉर्मूला between formula for resistance of a wire. Let L dash be the new length and अगर हमने इसको इंक्रीज करा है लेंथ को तो हमने नई जो लेंथ है L डैश कंसीडर कर ली. अगर लेंथ चेंज हुई है तो एरिया भी चेंज होगा एंड A डैश बी द न्यू एरिया of wire. But resistivity of wire do not change because it do not depend on the dimensions. Then new resistance is equal to R dash is equal to rho L dash upon में A dash. Say this is the first equation, this is the second equation. अब हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशंस को रिलेट करना है ताकि हम यहां पर नई रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकें, आर डैश की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें. तो वी हैव स्टडीड कि जैसे ही आपने लेंथ इंक्रीज करी एरिया में भी डिक्रीज या एरिया डिक्रीज होगा, बट जो वॉल्यूम रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट. जो वॉल्यूम ऑफ वायर है बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग विल रिमेन कांस्टेंट. तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, यानी कि जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर रहेगा. दैट इज वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2. ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2. अब हमने क्या कहा हुआ है कि वायर को हमने n टाइम से स्ट्रेच करा है, तो L2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ L1 के. तो L2 की वैल्यू हमारे पास n टाइम्स ऑफ L1 आ गई. तो हम यहां से रेशो निकाल सकते हैं L2 अपॉन में L1 इज इक्वल टू n के. तो यहां से हम एरिया A2 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो A2 अपॉन में A1, यहां पर एरिया A1 ले लो, यहां पर एरिया A2, लेंथ L2 और ये लेंथ L1 ले ली हमने. तो A2 अपॉन में A1 हमने कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा L1 अपॉन में L2 के. तो L1 अपॉन L2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n. तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन n के. तो इस वैल्यू को लो और यहां पर पुट कर दो. R डैश अपॉन में R इज इक्वल टू, R डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रो L2 अपॉन में A2 इंटू डिवाइडेड बाय R1 है इनिशियल रेजिस्टेंस. तो R1 या इसको R ही रहने दो, R की जगह हम लिख देंगे A1 अपॉन में रो इंटू में L1. तो यहां पर रो से रो कैंसल आउट हो गया और A1 अपॉन में A2 इंटू L2 अपॉन में L1. A1 अपॉन A2 यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू n के. तो R1 अपॉन या R डैश अपॉन में R इज इक्वल टू n इंटू में n. तो नई जो रेजिस्टेंस आएगी R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R. तो दैट इज द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं n टाइम्स तो जो नई रेजिस्टेंस होगी वो ओल्ड रेजिस्टेंस का स्क्वायर होगी. Our next question is, a uniform wire is cut into 4 segments. Each segment is twice as long as the earlier segment. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक वायर है, से इस वायर की जो लेंथ है दैट वी विल कंसीडर L.
अब इस वायर को हमने 4 सेगमेंट्स के अंदर कट करा हुआ है, 1, 2, 3 and 4. According to the question, the shortest segment has resistance of 4 ohm. जो सबसे छोटा सेगमेंट है उसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है। और एक चीज और बोली है कि ईच सेगमेंट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अर्लियर सेगमेंट, कि हर एक सेगमेंट जो है वो अपने पहले वाले सेगमेंट से डबल है। अगर मान लो इसकी रेजिस्टेंस या इसकी लेंथ हम L लेते हैं तो इसकी लेंथ 2L होगी, डबल वैल्यू आएगी। और थर्ड सेगमेंट की जो वैल्यू है दैट विल बी 4L, और जो फोर्थ वैल्यू है या फोर्थ सेगमेंट है इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी 8L। तो वी कैन राइट लेंथ ऑफ फर्स्ट सेगमेंट, that is L1 is equal to, या simply we can write it as L1, length of second segment, that is, या इसको L कंसीडर कर लो। अब जो सेकंड एलिमेंट है या सेकंड जो सेगमेंट है वो फर्स्ट का ट्वाइस है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ L। उसी तरह से लेंथ ऑफ थर्ड सेगमेंट, यानी कि जो थर्ड सेगमेंट है वो अपने प्रीवियस का डबल है, तो प्रीवियस हमारे पास यहां पर 2L है तो इसका डबल हमारे पास 4L हो जाएगा, 4L। एंड द लेंथ ऑफ फोर्थ सेगमेंट, अब 4L का डबल 8L, दैट इज 8L। अब हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था द वेरियस फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, उसमें एक फैक्टर हमने स्टडी करा था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के, दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहां पर L की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको R के साथ, बाकी फैक्टर अगर कांस्टेंट रहें तो। और यहां पर दूसरे सेगमेंट की रेजिस्टेंस 2R और थर्ड सेगमेंट की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4R, और जो लास्ट सेगमेंट है उसकी रेजिस्टेंस 8R। तो जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास बन जाएगी इन सेगमेंट्स की 12, 14 एंड 15R। और R की वैल्यू जो है हमारे पास, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ R इज 4 ओम, दैट इज 15 इंटू में 4, दैट इज 60 ओम। That is the length, that is the resistance of the wire। इस जो ओरिजिनल वायर है उसकी रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंस को ऐड कर लो, जो सबसे छोटा जो सेगमेंट है उसकी जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी 4 ओम, तो 4 टाइम्स ऑफ R, दैट इज 15 टाइम्स ऑफ R हमारे पास यहां पर आ गया, तो 15 इंटू 4 इज 60, दैट इज द आंसर। Our next question is, a metal wire of specific resistance 64 into 10 raised to power minus 8 ohm meter and length 1.98 meter has a resistance of 7 ohm. Find its radius. We have to calculate the radius of wire. तो first given things लिख लो, तो R will be 64 into resistivity given है, rho is equal to 64 into 10 raised to power minus 8 ohm meter, लेंथ हमारे पास दे रखी है 1.98 मीटर एंड द रेजिस्टेंस इज 7 ओम। कैलकुलेट रेडियस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। R इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये लग जाएगा, रो L अपॉन में पाई R का स्क्वायर। रो L अपॉन में एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर हमने यहां पर कैलकुलेट करना है, तो R स्क्वायर को एक साइड ले जाओ, रो L अपॉन में रेजिस्टेंस, और R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और यहां पे हमारे पास रह जाएगा पाई इंटू R। पाई यहां पर रह जाएगा और रेजिस्टेंस दूसरी साइड ले गए।
तो रो अंडर रूट ऑफ रो एल अपॉन में पाई आर। तो अंडर रूट ऑफ रो हमारे पास है 64 इंटू में 10 रेज टू पावर -8 इंटू लेंथ 1.98 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू में रेजिस्टेंस इज 7 ओम। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 5.76 इंटू 10 रेज टू पावर -8 का जो अंडर रूट आ जाएगा 10 रेज टू पावर -4, और जब इसको आगे सॉर्ट करेंगे तो दैट विल बी 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर के। Our next question is, an electron beam has aperture of 1 millimeter square. A total of 6 into 10 raised to power 16 electron flow through any perpendicular cross sectional area per second. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बीम दे रखी है जो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से क्रॉस कर रही है इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इट से दिस इज एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये इलेक्ट्रॉन बीम इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे निकल रही है। तो अपर्चर जो है, इस अपर्चर यहां पर 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो दैट इज एरिया ऑफ द बीम इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और 10 रेज टू पावर माइनस, या इसको हमने मीटर में चेंज करना है, 1 इंटू में 10 रेज टू पावर -3 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और 10 रेज टू पावर -6 मीटर का स्क्वायर। ये हमने इस मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। नाउ और क्या चीज गिवन है हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज n इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज टू पावर 16। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द, और टाइम हमारे पास दे रखा है 1 सेकेंड पर सेकेंड है, तो टाइम विल बी 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो I कैलकुलेट करना है, तो I इज इक्वल टू Q बाय में T और N E बाय में T। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड T इज 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 डिवाइडेड बाय 1। 6 9 that will be 9.6 into में 10 raised to power 3 -3 ampere. That will be the current. Next is current density. तो current density is also easy to calculate. J is equal to I upon में A. A की वैल्यू 10 raised to power -6 है, तो 9.6 into 10 raised to power -3 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया हमारे पास आ गया 10 रेज टू पावर -6 और 9.6 इंटू में 10 रेज टू पावर 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।